भारत ऑपरेशन विजय शुरू करने का फैसला करता है। तब लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ऑफ इंडियन आर्मी सदर्न कमांड 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन, जिसकी कमान मेजर केपी कंदे, और 50वीं पैराशूट ब्रिगेड, जिसकी कमान ब्रिगेडियर सगत सिंह के हाथ में थी, इनको तैयार करते हैं। दमन द्वीप पर हमले की जिम्मेदारी मराठा लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन को दी जाती है, जबकि दीव पर हमला करने की कमान राजपूत रेजिमेंट तथा मद्रास रेजिमेंट को दी जाती है। हवाई हमले की कमान कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन वेस्टर्न एयर कमांड एयर वाइस मार्शल एरिक पिंटो को दी जाती है, जिसका उद्देश्य गोवा पर हमला कर उसकी एयरपोर्ट को तबाह करना तथा नीचे भारतीय सेना को मदद पहुंचाना था। इंडियन नेवी भी अपने जंगी जहाज INS राजपूत, INS किरपान को गोवा में डिप्लॉय कर देती है, परंतु वास्तविक जमीनी हमले के लिए 5 जंगी जहाजों का बेड़ा, जिसमें INS मैसूर, INS त्रिशूल, INS बेतवा, INS बीस तथा INS कावेरी को तैयार किया जाता है तथा किसी बड़े हमले को रोकने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी भेजा जाता है। नेवी अपने माइन स्वीपर जहाजों को भी मोर्चे पर लगा देती है। वहीं अगर नजर डाले पुर्तगाली सेना के ऊपर, तो पुर्तगाल के पास 7000 थल सैनिक, 250 नेवी के सोल्जर और कुछ एयरफोर्स के सैनिक थे। यह जानकर पुर्तगाल के रक्षा मंत्री मोनीज अपने राष्ट्रपति साल्जार को सलाह देते हैं कि हम भारतीय सेना के आगे नहीं टिक पाएंगे। अगर हम युद्ध लड़ते हैं तो यह एक सुसाइड मिशन होगा। साल्जार अपने रक्षा मंत्री की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने सैनिकों को आखिरी दम तक युद्ध लड़ने के संदेश भेजता है, जियो या मरो। पुर्तगाल अपने सभी नागरिकों को गोवा से बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब इंडियन नेवी तथा एयरफोर्स दुश्मन के ठिकानों की था लेना शुरू कर देती है। 17 दिसंबर 1961 को 9:45 पर इंडियन ट्रूप्स मलिग्यूम टाउन पर हमला करते हैं तथा वहां अपना कब्जा जमा लेते हैं। 18 दिसंबर को 2 बजे इंडियन आर्मी पुर्तगाल की ERES टुकड़ी, जो कि डोरोमगोगो पर पुर्तगाली पुलिस के बचाव में आती है, उस पर हमला कर देती है। 4:30 पर पुर्तगाली सेना बिकोलिम और चपारो के पुलों को उड़ा देती है ताकि इंडियन आर्मी को रोका जा सके। इसके बाद भारत की सेकेंड पैरा मराठा ट्रूप्स फर्स्ट पैरा पंजाब पोंडा तथा बनासतारी पर उतरकर पंजिम की तरफ बढ़ती है। सेकेंड सिख लाइट इन्फेंट्री 6:30 पर तिवीम की तरफ बढ़ती है। अब भारतीय सेना पुर्तगाली सेना को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। अब पुर्तगाली सेना रिट्रीट करते हुए पणजी जाने वाले पुल के साथ सड़कों को भी तबाह करती हुई जाती है। 18 दिसंबर 5:45 पर भारतीय टैंक पंजिम की सीमा तक घुस जाते हैं तथा 9 बजे तक सिख लाइट इन्फेंट्री भी पहुंच जाती है। इसके पहले 10 बजे पुर्तगाली सेना का कमांडर भारत के मेजर शिवदेव सिंह संधू को सीज फायर का मैसेज भेजता है। मेजर संधू अपनी 7वीं कैवलरी के साथ अगोड़ा के किले पर कब्जा करने जाते हैं, जहां भारतीय समर्थकों को बंदी बनाकर रखा जाता है, परंतु वहां मौजूद पुर्तगाली सैनिकों को सीज फायर का मैसेज नहीं पता होता और वो गोली चला देते हैं, जिसमें मेजर संधू और कैप्टन विनोद सहगल मारे जाते हैं। 19 दिसंबर को मेजर सगत सिंह पंजिम पहुंच जाते हैं तथा अगोड़ो के किले पर हमला कर देते हैं। अब धीरे धीरे भारतीय सेना पूरे पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र पर कब्जा कर जाती है। 19 दिसंबर को 3:30 पर वरना गांव में 500 पुर्तगाली सेना सरेंडर कर देती है। 4th राजपूत कंपनी मार्गो को जीत लेती है। भारत के हवाई आक्रमण की बात करें तो विंग कमांडर NB मेमन के नेतृत्व में 18 दिसंबर को 12 कैनबेरा लड़ाकू विमानों से डाबोलिम के एयरपोर्ट पर 63,000 पाउंड एक्सप्लोसिव गिराकर नष्ट कर दिया जाता है। दूसरे हमले में विंग कमांडर सुरिंदर सिंह 8 कैनबेरा लड़ाकू विमानों से हमला करते हैं। तीसरे हमले में 6 हंटर विमानों से पुर्तगालियों के वायरलेस स्टेशन को उड़ा दिया जाता है। भारतीय नेवी के INS मैसूर और INS त्रिशूल को अंजी द्वीप को जीतने भेजा जाता है। यहाँ पर पुर्तगाली भारी गोलाबारी करते हैं, जिसमें 7 इंडियन मरीन मारे जाते हैं तथा 19 घायल हो जाते हैं, परंतु भारतीय शिप्स की भारी गोलाबारी के कारण 19 दिसंबर को पुर्तगाली सैनिक सरेंडर कर देते हैं, परंतु कुछ पुर्तगाली अधिकारी वहां चट्टानों के बीच में छिप जाते हैं, जिनमें से एक हथगोला फेंककर भारतीय सैनिकों को जख्मी कर देता है। इनमें से एक तो तैरकर भारतीय तट तक आ जाता है,
जिसे 22 दिसंबर को पकड़ लिया जाता है। एक और मोर्चे मारमुगाओ हार्बर पर पुर्तगाल का बड़ा जहाज एनआरपी अफोंसो होता है, जिस पर आईएनएस बेतवा हमला कर देता है, जिससे पुर्तगाली जहाज को बड़ा नुकसान होता है। उसके कई बड़े अधिकारी मारे जाते हैं, जिसके कारण वह आत्मसमर्पण के लिए सफेद झंडा लहरा देते हैं, परंतु वह झंडा मोड़ा हुआ होता है, जिसे भारतीय सैनिक देख नहीं पाते। परिणाम स्वरूप युद्ध जारी रहता है। इसके बाद पुर्तगाली शिप अपने जहाज में आग लगाकर वहां से किनारे की तरफ भाग जाते हैं तथा 19 दिसंबर 1961 को सरेंडर कर देते हैं 10:30 बजे। दमन को जीतने के लिए फर्स्ट मराठा लाइट इन्फेंट्री को भेजा जाता है, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल भोसले के हाथ में थी, जिसे नेवी की तरफ से भी सपोर्ट था। 19 दिसंबर को 11 बजे पुर्तगाली आत्मसमर्पण कर देते हैं। दीयू को 20वीं राजपूत बटालियन तथा 4थी मद्रास बटालियन मिलकर पुर्तगालियों से मुक्त करा लेती है, जिसमें भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का भी बड़ा योगदान होता है। दीयू को जीतने के लिए आईएनएस दिल्ली समुद्र से हमला कर रहा था। अब युद्ध विराम के लिए पुर्तगाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है। वहां पर सोवियत यूनियन, सिलोन, लाइबेरिया तथा यूएई भारत के पक्ष में तथा युद्ध विराम के खिलाफ वोट देते हैं तथा यूएस, यूके, फ्रांस, तुर्की, चिली, इक्वेडोर तथा एक देश नेशनलिस्ट चाइना भारत के खिलाफ तथा सीज फायर के पक्ष में वोट देते हैं, जिस पर सोवियत यूनियन वीटो कर देता है। पुर्तगाल अपने को हारता देख स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी लागू कर देता है, जिसका मतलब गोवा को भारतीयों को सौंपने से पहले पूरी तरह तबाह कर दो। 19 दिसंबर को 11:30 बजे ऑफिशियल गवर्नर जनरल सिल्वा पूरी पुर्तगाली आर्मी का सरेंडर कर देते हैं और गोवा में मारे गए पुर्तगालियों के बलिदान को एक यूजलेस सेक्रीफाइस करार देते हैं। 36 घंटों के इस युद्ध ने पुर्तगाल के घमंड को तोड़ दिया, जिसके बाद 1974 में पुर्तगाल में डिक्टेटरशिप साल्जार का भी अंत होता है। उसके बाद ही भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बन पाए। 1992 में पुर्तगाल के प्रेसिडेंट मारियो सुआरेज पहले राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। तो दोस्तों, यह थी भारतीय सेना की अदम्य वीरता की दास्तां। आशा करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें तथा आपके सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें।